स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे CDP का, जो कि आपके झारखंड TT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आज का जो ये 30 प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप भी इसका आंसर जो है लगाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि कितना आपने सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों? ज्ञान है, अनुप्रयोग है, मूल्य है, समझ है। बताइएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वैल्यूइंग या मूल्य। ये जो है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखिए जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें आपका ज्ञान, अनुप्रयोग, समझ है दोस्तों, फिर आपका विश्लेषण है, संश्लेषण है और अंतिम है मूल्यांकन। आपका मूल्यांकन ये जो है सम्मिलित होता है, बाकी आपका जो मूल्य है ये सम्मिलित नहीं होता, इसे याद रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, सपाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर संबंधित हैं छात्रों का मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शिक्षण संस्थानों के विकास से या छात्रों का व्यावसायिक विकास से। बताइए दोस्तों सपाठ्यक्रम गतिविधि किससे संबंधित है इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए दोस्तों पाठ्यक्रम के साथ साथ अगर जो भी गतिविधि कराई जाती है उसे सब पाठ्यक्रम गतिविधि कहा जाता है और ये संबंधित होता है दोस्तों छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपको कक्षा में बाहर खेल के माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है, कोई भी कार्यक्रम के आयोजन से जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, इसी को बोलते हैं सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप CTET एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन है आपके उसी लायक है CTET एग्ज़ाम के भी और आपके झारखंड जो है TT के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बताइएगा दोस्तों किसी कमेंट नहीं आता है, कमेंट जरूर कीजिए कि आपका जो है आंसर कितना सही हुआ। तीसरा प्रश्न है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान है दोस्तों, पूरी तरह से अलग हैं एक दूसरे से, स्वतंत्र हैं, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं या संबंधित नहीं है एक दूसरे से। बताइए भावनात्मक और जो है भावना है या भावनात्मक है और अनुभूति एक दूसरे से क्या है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं दोस्तों। आंतरिक रूप से कैसे? तो देखिए ये भावना है मतलब जो इमोशन और अनुभूति मतलब जो हम महसूस करते हैं, तो एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, स्वतंत्र नहीं है। जो आपका अनुभूति होता है और आपका जो इमोशन होता है भावनात्मक रूप से, देखिए ये अनुभूति इसमें कॉग्निशन दिया है, मतलब आपके समझ है, बोध है, ये इसमें आएगा। तो एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं, यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? मतलब CCE दोस्तों इसका फुल फॉर्म वही है, आप सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो अगर आप 100 में 47 नंबर मिला है आपको, तो इसमें से कौन सा ग्रेड जो है आपको मिलेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों C2। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए इसमें अगर आपका जो है कितना से कितना नंबर इसे देख लीजिएगा, इसमें आपको जो है ये ग्रेड मिलने वाला है। जैसे 90 से 100 के बीच है आपका अंक तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा, 81 से 90 के बीच A2, 71 से 80 के बीच दोस्तों B1 है, 61 से 70 में B2, 51 से 60 में C1, 41 से 50 में C2, 35 से 40 में D1 और 0 से जो है 34.5 अगर आपको मिल रहा है इसके बीच में तो D2 जो है आपको ग्रेड दिया जाता है। और इसमें जो है ये पॉइंट्स भी होते हैं, देखिए
ये पॉइंट्स भी आपको जो है प्रदान किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों ले लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए 5वां प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। सी है दोस्तों, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किससे संदर्भित होता है या किसका उसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए हमें पता है दोस्तों, ये जो सभी तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन से एक बार फिर से आप देख लीजिए। छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन करना है, सतत नियमित मूल्यांकन करना है जो कि छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखें, साथ ही साथ ऑप्शन सी है एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन। तो जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हमेशा याद रखिएगा ये सभी जो पक्ष हैं वो शामिल होते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है दोस्तों? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट ही, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन ही सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, क्योंकि इसमें कक्षा के दौरान भी जो है आपका मूल्यांकन हो जाता है। एक छात्र प्रश्न करता है, एक शिक्षक उत्तर देता है, साथ ही साथ शिक्षक एवं छात्र दोनों को अपनी अपनी जो है कमजोरी का, अपनी अपनी सफलता का जो है ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए, सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत या उपरोक्त सभी। आपके हिसाब से क्या रहेगा? एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसे बनाना चाहिए दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सहायता देने वाला भी बनाना चाहिए, प्रजातांत्रिक हो, मित्रवत हो दोस्तों। ये तीनों जो है अच्छे वर्ड हैं दोस्तों, और इसका जो भाव भी अच्छा है। सहायता देने वाला, सहायता करके ही जो है दूसरों का विश्वास प्राप्त किया जाएगा। प्रजातांत्रिक दोस्तों वही है बंधुत्व की भावना, स्वतंत्र, समानता। मित्रवत कोई भी प्रश्न करने में जो है हिचकिचाहट न हो। तो ये जो है तीनों बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न देखिए, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है दोस्तों? खेलने का, अनुकरण करने का, ऑप्शन सी है अध्ययन करने का या झगड़ा करने का। बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसका आसान सा जवाब है, ये बहुत ही प्रश्न जो है आपके सी-टेट एग्ज़ाम में और बहुत से स्टेट जो टेट है वहाँ पर जो पूछा जाता है। तो बच्चों में सबसे अधिक है वो स्वभाव पाया जाता है दोस्तों अनुकरण करने का, आपका अनुकरण करने का। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है देखिए, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत है दोस्तों, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च है और सामाजिक विकास में बिल्कुल खराब है दोस्तों। यह एक उदाहरण है मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर का, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर का या इंटर व्यक्तिगत अंतर का। बताइए दोस्तों, जब बच्चा रचनात्मक रूप से औसत है, सामान्य है, शैक्षणिक उसकी उपलब्धि उच्च है, लेकिन उसका सामाजिक विकास जो है खराब है, तो आप किस कैटेगरी में उस बच्चे को रखेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। इंट्रा मतलब दोस्तों स्वयं का, अंदर का। तो जो है ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अंतर्मुखी बालक होते हैं दोस्तों, केवल अपने ही आप को देखते हैं, समाज से इनका जो है लेना देना नहीं होता है, ये अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये रचनात्मकता पर तो औसत होते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि में भी उच्च होते हैं क्योंकि अपने पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये सामाजिक विकास में इनका जो है पक्ष जो है खराब होता है। अगर ये सामाजिक विकास में भी अच्छे हो जाते हैं दोस्तों, सामाजिक विकास में उच्च होते, तो ये किस में आते? इंटर व्यक्तिगत अंतर में आते। इसे भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? कौन सा उपाय जो है अपेक्षित नहीं है हमें समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में? विद्यालयों को प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, ये तो जरूरी है दोस्तों। विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, तो ये भी जरूरी है, ये तो सही है। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, देखिए ये गलत है दोस्तों। आप ऐसे जो है विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, ये जो है गलत है। उसमें हीनता की भावना आ जाती है बच्चों में, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है।
डी के भी देख लेते हैं, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है। ये जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, ए बी डी, ये बिल्कुल सही है। बाकी सी जो ऑप्शन है ये गलत है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है और यही सही उत्तर है हमारा। 11वां प्रश्न ध्यान दीजिए, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है दोस्तों? मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, या नैतिक विकास तेजी से होता है? बताइए दोस्तों, समावेशी कक्षा में किसका विकास ज़्यादा होगा आपके हिसाब से? जहाँ पर सभी धर्म जाति संप्रदाय के जो बालक हैं एक साथ पढ़ते हैं तो किसका विकास होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होगा। सामाजिक कौशल में आपके सभी जो आपके मित्रवत जो व्यवहार है, सहयोग है, परोपकार है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समता और समानता, सुरक्षा सुनिश्चित करना, या विविध जरूरतों को पूरा करना? बताइए दोस्तों, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नीति जो लागू किया गया है वो किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समता और समानता। देखिए, हमें समानता भी दिलाना है, बराबरी, और सभी को अवसर दिलाना है दोस्तों, याद रखिएगा। इक्विटी और इक्वालिटी ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो है समानता की ही बात किया जाता है, या लेकिन आपको याद रखिए आपको समता भी प्रदान करना है। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, किसकी है दोस्तों? विशेष रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करने के लिए, या नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक? बताइए दोस्तों, अगर विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, एक विशेष आवश्यकता वाली, बताइए किसके लिए? तो देखिए दोस्तों, ये जो है आदर्श है सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करने के लिए। अगर आप जो है विद्यालय में सभी प्रकार के जो है भाषा से संबंधित हैं विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो ये जो है शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है, एक दूसरे के जो है भाषा को जानते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है दोस्तों? बताइए, 30 मिनट है, 40 मिनट है, 36 मिनट है, या 45 मिनट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो माइक्रो टीचिंग है दोस्तों आपका, उसका समय, कुल समय, टोटल जो टाइम है वो कितना है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 मिनट दोस्तों। याद रखिएगा 36 मिनट, कुल भाग होते हैं 6। क्या क्या? सबसे पहले आप पाठ्य योजना बनाएंगे दोस्तों, लेसन प्लान। पाठ्य योजना की अवधि होती है 6 मिनट। फिर आप शिक्षण कार्य करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, इसकी जो अवधि होती है दोस्तों वो भी 6 मिनट। शिक्षण कार्य करने के पश्चात आप पृष्ठ पोषण प्रदान करेंगे, प्रतिपुष्टि, फीडबैक बच्चों को, ये होता है 6 मिनट। अब जैसे ही प्रतिपुष्टि आप लेंगे दोस्तों, बच्चे द्वारा प्रश्न किया जाएगा, ये समझ में नहीं है, ये नहीं हुआ, तो आप इस पर जो है पुनः पाठ बनाएंगे, पुनः पाठ, इसका भी अवधि 6 मिनट। पुनः पाठ का पुनः शिक्षण करेंगे, इसका भी अवधि 6 मिनट। और पुनः जो शिक्षण है उसका पुनः प्रतिपुष्टि होगा, तो इसका भी रहेगा 6 मिनट। टोटल जो है 6 छक्का 36 मिनट इसमें होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, या बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। झारखंड टीटी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आने की उम्मीद है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी समस्यात्मक बच्चा मिल जाए शिक्षक को, तो बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। परामर्श दोस्तों आप जो है आप उसे एक मार्गदर्शक के रूप में जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं दोस्तों, परामर्श दे सकते हैं, समझा सकते हैं। आपको कुछ भी नकारात्मक इसमें जो है चीज़ें नहीं करनी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक
के विकास पर प्रभाव डालता है, बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय, इनमें से सभी। बताइए दोस्तों, बालक के विकास पर प्रभाव कौन डालता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ये जो सभी है दोस्तों, ये बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। परिवार जो बच्चा का जो है प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, फिर विद्यालय भी है और समाज भी है। ये तो इसमें ही बच्चा जो है उसका विकास होता है दोस्तों, इन सभी में। तो ये जो है सभी प्रभाव डालते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता दोस्तों शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशी की वृद्धि से। बताइए, जो शारीरिक विकास है वो संबंध नहीं होता, किससे नहीं होता? तो देखिए, इससे जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि शारीरिक विकास का संबंध जो है बुद्धि से नहीं होता है दोस्तों। आपके शरीर के भार है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशी की वृद्धि है, ये तो इससे संबंधित होता है, आपका बुद्धि से नहीं होता है। ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये जो जितने भी प्रश्न कराया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी उच्च लेवल का जो है प्रश्न है। आपके सीटेट एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि थोड़ा सा प्रश्नों को अपडेट किया गया है, ऑफलाइन पेपर होता है तो आपको कथन और कारण में दे दिया जाता है, इसको आपको समझना होता है। बाकी आपके ऑनलाइन समय पूरा प्रश्न यही लेवल का था। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, जो जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो देखिए दोस्तों, जीन्स के अतिरिक्त जीन क्रोमोसोम में जो पाया जाता है दोस्तों, जीन उसे बोला जा रहा है। तो ये जो है जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, वो है दोस्तों वातावरण। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। देखिए, बीरिंग, लैंगफील्ड तथा बेल्ट के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त उनकी अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है। वातावरण अनेक वस्तुओं के समावेश से बनता है तथा इनके अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती है दोस्तों। याद रखिएगा, मतलब जो आपके क्रोमोसोम हैं, आपके जो सेक्सुअल जो उसमें कैरेक्टर है दोस्तों, जो आंतरिक रूप से उसे वह प्रभावित नहीं करती है वातावरण, बल्कि जो आपके जितने भी हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास, इसको प्रभावित करती है। याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। बताइए दोस्तों, प्रतिभाशाली छात्र क्या है दोस्तों? गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो ये है दोस्तों अपने निर्णय में स्वतंत्र। देखिए, जो प्रतिभाशाली होते हैं दोस्तों, वो अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके झारखंड टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। और आपके झारखंड टेट में दोस्तों इस बार जो है सीटेट लेवल का ही जो है प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि हमने सभी जो है टॉपिक्स इसमें शामिल किया है। सीटेट में तो केवल आपको मनोविज्ञान के जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तक ही सीमित किया जाता है। इसमें आपका थोड़ा सा जो है ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाएगा। देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उपयोग क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका आपका जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल तीनों सही है दोस्तों। आपका तनाव भी कम होता है इससे, मूल्यांकन जो है नियमित होता है और अपने कार्य को खुद जांच सकते हैं आप। तो जो है तीनों ऑप्शन सही है। CCE प्रचार के मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों, बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है, मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अभी हमने ऊपर देखा है सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है और इसमें क्या दिया गया है। देखिए, इसमें दिया है अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करना। रटना तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करना, बस वही ऑप्शन है, इसमें भी याद है, ये गलत हो गया। तो सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल, उदाहरण, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या हो सकता है? अनुभव, बुद्धि, समझ या अनुभूति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन सभी शब्दों को ध्यान में देखें, समझना, अनदेखा करना, कल्पना, तर्क करना, तो इसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं दोस्तों बुद्धि। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में ये जो है सभी समाहित होते हैं दोस्तों। जिसका IQ लेवल बुद्धि अच्छा है दोस्तों, वो तर्क करने में, कल्पना करने में, समझने में, किसी चीज़ को अनदेखा करने में, उस चीज़ में ना पढ़ने में वो ज़्यादा सक्षम होते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए कि एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समस्या शिक्षा, खास शिक्षा। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। क्रोध को, भूख को, स्थान छोड़ना को, डर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संज्ञान दोस्तों ये जो है आपके मानसिक स्थिति जो है इससे संबंधित है, आपकी बुद्धि से है, आपके ज्ञान से है। तो देखिए जो संज्ञान है वो मानसिक स्थिति से संबंधित है, आपके कॉग्निशन। तो इसमें स्थान छोड़ना कैसे आएगा दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये जो है नहीं माना जाता, ऑप्शन सी। बाकी आपका जो क्रोध आता है, संवेग है, भूख है, डर है, ये जो है इसमें आएंगे, स्थान छोड़ना नहीं आएगा। 25 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है दोस्तों। नहीं है। कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्षा परीक्षण, नेत्र जांच, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसे ऑप्शन डी इसलिए लिया गया है क्योंकि जो है तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इन तीनों ही ऑप्शन से जो है आप निम्न दृष्टि बालकों की पहचान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी अगर ये होता उपरोक्त में से सभी, तो बिल्कुल सही है। इन तीनों से ही ये जो है जांच किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपके एग्ज़ाम में वो मैसेज दिया जाए तो केवल एक को आप सही उत्तर करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा जो प्रश्न दिया जाता है वो आपकी दावपत्ती में चला जाता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आपको वही समझना है, ऑप्शन डी इसमें आपको राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही जांच की जो है पद्धति है दोस्तों। और ऑप्शन में आपको उपरोक्त सभी दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। बाकी तीनों सही है, इसे आप याद जरूर रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। बताइए दोस्तों, तो ये हमने पहले भी कराया है दोस्तों, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान करना चाहिए। उसमें आत्महीनता की भावना जिससे विकसित नहीं हो पाए, मतलब ना हो पाए, इसीलिए जो है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है दोस्तों। ये माइक्रो टीचिंग का आपका भाग है, और आप अगर बीएड किए होंगे, डीएड किए होंगे, तो आप विद्यालय में पढ़ाने जरूर गए होंगे। बताइए, प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, समापन का कौशल। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। तो देखिए परिचय का कौशल, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखिए जब भी आप पढ़ाने जाते हैं छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, तो आप जो है टॉपिक को सीधा नहीं बताते दोस्तों। आप जो है प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न करते चलते हैं, बच्चे द्वारा जो है आंसर आता है, आप उसके बाद जो है प्रकरण टॉपिक तक पहुंचते हैं एक शिक्षक होने के नाते। तो आप सबसे पहले जो है परिचय कौशल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कथन है, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और जातीय अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यक्तिगत असमानता दोस्तों। क्योंकि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं दोस्तों, किसी न किसी तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं। आप चाहे जंतुओं में देखें, जानवरों में, चाहे मनुष्य में देखें, चाहे पेड़ पौधों में देखें दोस्तों, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता आपको अवश्य पाई जाती है। तो वो व्यक्तिगत असमानता इसमें आ जाएगा।
29 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, व्यक्तिक विभिन्नता। बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, मतलब उसके समान और कोई दूसरा नहीं है। यह जो सिद्धांत ये जो है बताता है व्यक्तिगत विभिन्नता को, कि सभी जो है व्यक्ति या जितने भी संसार में चीज़ हैं वो एक दूसरे से ही अलग है दोस्तों, और उसमें अलग अलग क्षमताएं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है आपके सी टेट में, स्टेट टेट में, और यही प्रश्न आपको रिपीट देखने को मिलता है सेम टू सेम। एक बच्चा सा तथा वास तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर को अंतर नहीं कर पाता, ये पहचान नहीं पाता है, तो पीड़ित है दोस्तों। जैसे वो सा को जो है वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो इस प्रकार से जो है वो पहचान नहीं पाता, तो किससे पीड़ित है दोस्तों? ये डिसलेक्सिया रहेगा दोस्तों, डायस्लेक्सिया नहीं रहेगा। शब्द जबनिंग विकार है, डिसलेक्समीमिया है, डिस्फॉर्मीमिया है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा पठन विकार है दोस्तों तो वो संबंधित है डिसलेक्सिया से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सभी साथियों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।